कुलसिंदूर बारिसाल के मैप पर सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक भूली हुई दुनिया थी जो खामोशी और परछाइयों में लिपटी हुई थी। गांव घने बांस के जंगलों और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनकी जड़ें पुराने भूतों के उलझे हुए बालों की तरह नीचे लटकती थीं। यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं थी, वो फुसफुसाती थी। वो पास्ट की कहानियां जमीन के नीचे दबे राज लेकर आती थी। दिन के टाइम सूरज को पत्तों के घने छत्ते से आर पार जाने में मुश्किल होती थी, जिससे लंबी अजीब सी परछाइयां बनती थीं, जो हल्की सी हवा से भी नाचती और बदलती थी। हवा भारी थी, जिसमें गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की खुशबू थी, जो टाइम के रुके होने की लगातार याद दिलाती थी। कुलसिंदूर में रातें बिल्कुल अलग होती थीं। जब अंधेरा होता था तो वो सब कुछ निकल जाता था। चांदनी बादलों की कैदी थी और सिर्फ स्कैटर्ड मिट्टी की झोपड़ियों में तेल के लैंप की हल्की सी रोशनी आती थी। रात की खामोशी बहुत गहरी थी, फिर भी वो कभी पूरी तरह से खाली नहीं होती थी। वो झाड़ियों में अनदेखे जानवरों की सरसराहट, उल्लू की उदास आवाज और पुरानी लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट से भरी हुई थी। गांव वाले जल्दी अंदर से लॉक कर लेते थे। उनके चेहरों पर एक डर लिखा होता था, जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करते थे। वो जानते थे कि रात किसी और की थी, जो पतली गलियों में घूमता था और गांव के किनारे पुराने खाली कुएं के पास छिपा रहता था। घर खुद अपनी सांस रोके हुए लगते थे। मिट्टी और फूस के बने हुए वो कई जनरेशन के राजों के खामोश गवाह थे। दीवारों ने अपने अंदर रहने वाले लोगों की फुसफुसाहट, डर और दुख सोख लिए थे। बच्चों को सूर्यास्त के बाद बाहर घूमने से मना किया जाता था, जंगली जानवरों की वजह से नहीं, बल्कि कहानियों की वजह से। उन्हें बताया जाता था कि परछाइयां खुद ब खुद चलती हैं, एक ठंडी प्रेजेंस जो उन्हें अंधेरे में छू सकती है, और एक इतना गहरा दुख जो हवा को भी ठंडा कर सकता है। कुलसिंदूर में लाइफ का यही फैब्रिक था, एक ऐसी जगह जहां डर उतना ही कॉमन था जितनी वो हवा सांस लेते थे। यहां तक कि गांव के पास से बहने वाली नदी कीर्तन खोला भी धीरे चलती हुई लगती थी। उसका पानी गहरा और गंदा था। कहा जाता था कि नदी में मेमोरीज थीं, कि उसने ऐसी चीजें देखी थीं जो किसी जिंदा इंसान को कभी नहीं देखनी चाहिए। नाव चलाने वाले जो उसकी धाराओं में चलते थे, वो अजीब धुंध के बारे में बात करते थे जो बिना वार्निंग के उठती थी, और एक हल्की रोने की आवाज के बारे में जो कभी कभी बिना चांदनी वाली रातों में पानी पर गूंजती थी। कुलसिंदूर जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच फंसा हुआ गांव था, एक ऐसी जगह जहां पास्ट दफन होने से मना करता था, और उसकी फुसफुसाहट हर गुजरती रात के साथ तेज होती जाती थी। किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई आखिर उसे सुने। सुमैया अपनी 10वीं क्लास की एक शांत लड़की को गांव का अंधेरा अपनी लाइफ में रिश्ता हुआ महसूस होने लगा था। उसकी रातें अब शांतिपूर्ण नहीं थीं। वो ऐसी परेशान करने वाली ड्रीम्स से भरी हुई थीं जो डरावनी रूप से रियल लगती थीं। वो बांस के जंगलों से भागने का ड्रीम देखती थी। उसके पैर नंगे और ठंडे होते थे, जबकि एक शेपलेस शैडो उसका पीछा करती थी। उसका कभी कोई चेहरा नहीं होता था, लेकिन वो उसकी निराशा, उसे पकड़ने की उसकी बेताब जरूरत को महसूस कर सकती थी। वो अपनी छाती में दिल धड़कते हुए, चादरें अपने पैरों में उलझी हुई और माथे पर ठंडा पसीना लिए जाग जाती थी। ड्रीम का डर उसके जागने के बाद भी देर तक बना रहता था, उसकी पेट में एक ठंडी गांठ की तरह। डर सिर्फ उसकी नींद तक ही लिमिटेड नहीं था। जब वो अंधेरे में जागती रहती थी तो उसे चीजें सुनाई देने लगी। एक हल्की रोने की आवाज ठीक उसकी खिड़की के बाहर से आती हुई लगती थी। वो बहुत ज्यादा उदासी की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो उसके दिल को चीर देती थी। कभी कभी उसे अपने कमरे की लकड़ी की दीवारों पर हल्की खरोंच की आवाज सुनाई देती थी, एक धीमी, जानबूझकर की गई आवाज जिससे उसके हाथ के बाल खड़े हो जाते थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ हवा या कोई आवारा जानवर है, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि ये कुछ और था। आवाजें बहुत ज्यादा रिथमिक थीं, बहुत ज्यादा इरादे वाली थीं, और वो हमेशा एक ही टाइम पर शुरू होती थीं, ठीक आधी रात के बाद। उसका अपना रिफ्लेक्शन उसे डराने लगा था। अपने कमरे के डिम लाइट वाले मिरर में उसे अपने पीछे मूवमेंट की झलक दिखाई देती थी। एक शैडो दीवार पर तेजी से घूमती थी, इतनी तेज कि रियल न लगे। एक रात जब वो मिरर में घूर रही थी तो उसे एक सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया। अपने कंधे के ऊपर उसे एक दूसरी लड़की की हल्की सी आउटलाइन दिखाई दी। उसका चेहरा पीला और उसकी आंखें एक खामोश चीख से चौड़ी थीं। सुमैया ने सांस ली और घूम गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका कमरा खाली था, लेकिन वो इमेज उसके दिमाग में छप गई थी। उस भूतीले चेहरे की झलक उसके डरों में एक परमानेंट फिक्सचर बन गई थी। रातें एक इम्तिहान बन गई। सुमैया को सूरज के डूबने से डर लगता था। वो जागने की कोशिश करती थी, एक छोटे लालटेन की रोशनी में बढ़ती थी, लेकिन थकावट हमेशा जीत जाती थी। नींद एक एस्केप नहीं थी, वो और ज्यादा डर का दरवाजा थी। उसके ड्रीम्स में शैडो और ज्यादा बोल्ड हो गई। उसकी प्रेजेंस और ज्यादा दम घोंटने वाली थी। उसकी खिड़की के बाहर रोना और ज्यादा बेताब हो गया, जैसे वो उसका नाम पुकार रहा हो। सुमैया डर के एक साइकिल में फंसी हुई थी, अपने एक्सपीरियंस में अकेली थी, क्योंकि कुलसिंदूर की अनदेखी एंटिटी उसके चारों ओर अपनी ठंडी, इनविजिबल पकड़ कस रही थी, उसे अपने रहस्य में और गहरा खींच रही थी।
डर को अकेले सहने में असमर्थ सुमैया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना को बताया। रीना हालांकि डरी हुई थी, ध्यान से सुनी। उसे अपनी दादी की पुरानी कहानियां याद थीं, वो कहानियां जो गांव के बड़े बूढ़े फुसफुसाते थे जब उन्हें लगता था कि कोई नहीं सुन रहा है। उसने तृष्णित आत्मा, प्यासी आत्मा के बारे में बताया। कहानी गांव की एक यंग लेडी के बारे में थी जिसके साथ गलत हुआ था और जिसे भुला दिया गया था, जिसकी आत्मा को फंसा हुआ कहा जाता था। ये राक्षसों की तरह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिस पर गहरी न बुझने वाली प्यास का बोझ था। पानी की नहीं, बल्कि न्याय की प्यास। कहानी टुकड़ों में थी, फुसफुसाहट वाली बातचीत और आधी भूली हुई कहानियों से जोड़ी गई थी। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया था जो कई साल पहले गांव से गायब हो गई थी। कुछ ने कहा कि वो भाग गई थी, लेकिन गहरी फुसफुसाहटें कुछ और ज्यादा खतरनाक बात बताती थीं। बड़े बूढ़े दावा करते थे कि उसकी आत्मा कुलसिंदूर से बंधी हुई थी, हमेशा कुछ ऐसा खोजती रहती थी जो उसने खो दिया था। कहा जाता था कि आत्मा कभी कभी जिंदा लोगों तक पहुंचती थी, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपना दुख बांटने के लिए, किसी को अपनी पीड़ा समझाने के लिए। रोना, परछाइयां, ये उसके कम्युनिकेट करने की कोशिशें थीं, एक ऐसी दुनिया से मदद के लिए उसकी बेताब पुकारें जिसे वो अब छू नहीं सकती थी। लेजेंड में पारुल दादी का भी जिक्र था, गांव की सबसे बूढ़ी औरत। वो एक रहस्यमयी हस्ती थी। कुलसिंदूर के ठीक किनारे पुराने कब्रिस्तान के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। लोग कहते थे कि वो ऐसी चीजें जानती थीं जो दूसरों को नहीं पता थीं, कि वो हवा की भाषा और रात के राज समझ सकती थी। पारुल दादी पुरानी परंपराओं और रिचुअल की रखवाली करने वाली थी, गांव के भूले हुए पास्ट से एक लिंक। रीना ने सजेस्ट किया कि अगर कोई सुमैया के साथ क्या हो रहा है ये बता सकता है तो वो पारुल दादी ही होंगी। लेकिन पारुल दादी से बात करना एक मुश्किल काम था। वो शायद ही किसी से बात करती थी और उनकी आंखों में एक ऐसी समझ थी जो अट्रैक्टिव और परेशान करने वाली दोनों थी। सुमैया और रीना को अपने डर के साथ एक नई इमोशन महसूस हुई, क्यूरियोसिटी। प्यासी आत्मा का आइडिया उस उदासी से मेल खाता था जो सुमैया को रोने से महसूस होती थी। ये सिर्फ एक हॉन्टेड नहीं था, ये एक कहानी थी जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। ये लड़की कौन थी? उसे क्या अन्याय झेलना पड़ा था? रहस्य अब सिर्फ सुमैया के लिए डर का सोर्स नहीं था, ये एक पजल बन रहा था। एक पजल जिसे वो अजीब तरह से सॉल्व करने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। लेजेंड ने उसे समझ का एक टुकड़ा दिया, उसके डर के लिए एक फ्रेमवर्क, और उसे उस एक इंसान की तरफ इशारा किया जिसके पास सारे जवाब हो सकते थे, रहस्यमयी पारुल दादी। सुमैया का स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग और फिजिकल हो गया। एक सुबह वो सिर्फ डर के साथ नहीं बल्कि दर्द के साथ उठी। उसके हाथ पर 3 लंबी लाल खरोंचें थीं। वो पतली और शार्प थीं, जैसे नाखूनों से खींची गई हों। फिर भी उनमें ज्यादा खून नहीं निकला था। वो जानती थी कि उसने खुद ये नहीं किया था। उन निशानों को देखकर उसे डर की एक नई लहर महसूस हुई। ये एक मैसेज था, स्पिरिट की निराशा का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। हॉन्टेड अब सिर्फ उसके दिमाग में या परछाइयों में नहीं था, ये अब उसकी स्किन पर था। उसके चारों ओर की इनविजिबल उथल पुथल का एक विजिबल साइन। उसके ड्रीम्स इंटेंस हो गए और ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक हो गए। अब उसका सिर्फ पीछा नहीं किया जा रहा था, अब वो दूसरी लड़की की आंखों से देख रही थी। उसने एक चांदनी रात का ड्रीम देखा, एक पुराने कुएं के पास एक सीक्रेट मीटिंग का। उसने आशा और एक्साइटमेंट महसूस किया, जो तेजी से कंफ्यूजन और फिर पूरी तरह से डर में बदल गया। उसने गांव के 3 आदमियों के चेहरे देखे, उनके फीचर्स क्रूरता से बिगड़े हुए थे। उसने धोखा महसूस किया, एक टूटे हुए वादे का दर्द और कुएं का ठंडा अंधेरा जब उसे उसमें धकेला गया। वो सांस लेने के लिए हांफते हुए जाग जाती थी, उसके सिर पर ठंडे पानी के बंद होने की फैंटम सेंसेशन के साथ। मेमोरी के ये फ्रैगमेंट्स बहुत दर्दनाक थे। सुमैया ने उन्हें एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसके ड्रीम्स में लड़की का एक नाम था जो उसके बुरे सपनों की हवा में फुसफुसाया जाता था, जुलेखा। इन विजन्स से प्रेरित होकर सुमैया ने अपनी खामोश इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसने अपने ड्रीम्स की जगहों पर जाना शुरू कर दिया। गांव के किनारे पर पुराना खाली कुआं, जिसे लंबे समय से एक भारी लकड़ी के तख्ते से सील कर दिया गया था, उसकी तलाश का एक फोकल पॉइंट बन गया। वो उसके पास खड़ी होती थी, उदासी की एक ओवरवेलमिंग लहर महसूस करती थी। ये एक कब्र जैसा लगता था, बहुत ज्यादा दुख की जगह, और वो जानती थी कि जुलेखा की कहानी यहीं खत्म हुई थी। उसके हाथ पर खरोंचें नहीं मिटती थीं, वो जुलेखा की अपील की एक साफ लाल याद दिलाती थी। सुमैया को लगा कि वो अब सिर्फ एक हॉन्टेड की विक्टिम नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी के लिए एक वेसल थी जिसे सुनाने की जरूरत थी। ड्रीम्स जुलेखा की मेमोरीज थीं, खरोंचें उसकी चीखें थीं, और डर उसकी पीड़ा थी। सुमैया को एहसास हुआ कि वो अब इससे भाग नहीं सकती। उसे समझना था कि जुलेखा के साथ क्या हुआ था। उसे उस सच्चाई को उजागर करना था जिसे कुलसिंदूर ने इतने साल पहले दफन कर दिया था। सच्चाई की तलाश शुरू हो गई थी, और ये उसे गांव के डार्क और वायलेंट पास्ट में और गहरा ले जा रही थी।
अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सुमैया रीना को अपने साथ लेकर पारुल दादी की झोपड़ी की ओर चली। बूढ़ी औरत अपनी वेरांडा पर बैठी सूखे पत्तों से चटाई बुन रही थी। उसके मूवमेंट्स धीमे और डिलिबरेट थे। जैसे ही वे पास आईं, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें ठीक ठीक जानती थीं कि वे क्यों वहां थीं। इससे पहले कि सुमैया कुछ बोल पाती, पारुल दादी ने उसके हाथ पर खरोंचों के निशान की ओर इशारा किया। प्यासे ने तुम्हें चुना है, उसने कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह खुरदुरी थी। उसने बहुत समय तक ऐसे किसी का इंतजार किया है जो सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हो। उसने ऐसे किसी का इंतजार किया है जो उसके दुख से भागेगा नहीं। पारुल दादी ने उन्हें अंदर बुलाया। उसकी झोपड़ी जड़ी बूटियों और धूप की खुशबू से भरी हुई थी। उसने उन्हें जुलेखा की पूरी कहानी सुनाई। जुलेखा एक वाइब्रेंट यंग लेडी थी जो 20 साल पहले गांव में रहती थी। उसे एक यंग मैन से प्यार था, लेकिन उसकी खुशी ने गांव के सबसे पावरफुल परिवार की जेलसी और क्रूएल्टी को आकर्षित किया। लैंडलॉर्ड का बेटा और उसके 2 दोस्त पावर और एरोगेंस से नशे में धुत ने उसे टॉर्मेंट किया था। एक रात अपने प्रेमी के साथ भागने में मदद करने के बहाने वे उसे पुराने कुएं के पास ले गए। वहां उन्होंने उसके भरोसे को सबसे क्रूर तरीके से धोखा दिया और उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उन्होंने उसे कुएं में धकेल दिया। पारुल दादी ने बताया कि गांव को पता था, लेकिन डर ने उन्हें चुप रखा। लैंडलॉर्ड का परिवार बहुत पावरफुल था। उनका इन्फ्लुएंस बहुत वाइड स्प्रेड था। जुलेखा के गायब होने को ऑफिशियली उसके भाग जाने के रूप में माना गया। उसका परिवार दुख से टूटा हुआ और अफवाहों से शर्मिंदा आखिरकार कुलसिंदूर छोड़ गया। न्याय कभी नहीं मिला। जुलेखा का शरीर कभी कुएं से नहीं मिला और उसकी आत्मा, एक तृष्णित आत्मा, भटकने के लिए छोड़ दी गई इस टेरिबल इनजस्टिस के बोझ से फंसी हुई। उसकी प्यास उसकी कहानी को सुनने, उसके नाम को साफ करने और उसके हथियारों को उजागर करने की थी। पारुल दादी ने समझाया कि आत्मा बुरी नहीं थी, वो बेताब थी। खरोंचें सुमैया को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे उस वायलेंस को समझाने के लिए थी जो जुलेखा ने सहा था। ड्रीम्स सच्चाई दिखाने का उसका एकमात्र तरीका था। पारुल दादी ने सुमैया की ओर भारी दिल से देखा। उसे आजाद करने के लिए उसने कहा, हमें उसे वो देना होगा जिसकी उसे प्यास है। हमें अंतिम संस्कार करने होंगे, लेकिन पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए। गांव को अपना पाप स्वीकार करना होगा और उसके हत्यारों को उसका सामना करना होगा। तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। आगे का रास्ता साफ था, लेकिन वो खतरों से भरा हुआ था। नॉलेज और एक नए पर्पस के साथ सुमैया का डर डिटर्मिनेशन में बदल गया। वो अब सिर्फ एक डरी हुई स्कूल गर्ल नहीं थी, वो जुलेखा की आवाज थी। उसने और रीना ने दूसरे गांव वालों से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन सावधानी से। उन्होंने भूतों की बात नहीं की, बल्कि पुरानी कहानियों की बात की। उन्होंने उस परिवार के बारे में पूछा जो चला गया था, जुलेखा नाम की एक लड़की के बारे में। पहले लोग हिचकिचाते थे, उनकी आंखें एक जाने पहचाने गहरे डर से भरी हुई थी। सिर्फ नाम का जिक्र ही उन्हें अपने दरवाजे और मुंह बंद करने के लिए काफी था। वो खामोशी जिसने हत्यारों को 2 दशकों तक बचाया था, एक मोटी जबरदस्त दीवार थी। हालांकि सुमैया की परसिस्टेंस, पारुल दादी की समझ से गाइडेड, उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने दूसरी बूढ़ी औरतों से बात की जिन्हें जुलेखा याद थी, जिन्हें उसकी हंसी और उसकी दयालुता याद थी। उसे जुलेखा की बचपन की दोस्त मिली, जो अब एक मिडिल एज्ड औरत थी, जो आंसुओं में टूट गई, ये कबूल करते हुए कि उसे हमेशा शक था कि कुछ भयानक हुआ था। फुसफुसाहटें बातचीत में बदलने लगी। वो गिल्ट जिसे गांव ने इतने समय तक दबा रखा था, वो सामने आने लगा। लोग लैंडलॉर्ड के बेटे के एरोगेंस और उस डर को याद करने लगे जो उसने और उसके दोस्तों ने सब में डाल रखा था। जिम्मेदार तीनों आदमी अभी भी गांव में रह रहे थे। वे अब सम्मानित परिवार वाले आदमी थे। उनके पास्ट के अपराध समृद्धि और प्रभाव के दिखावे के नीचे छिपे हुए थे। एक वर्तमान गांव का मुखिया था। जैसे जैसे जुलेखा के बारे में फुसफुसाहटें तेज होती गईं, वे घबरा गए। उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, उन्हें अपनी शक्ति की याद दिलाते हुए। लेकिन कुलसिंदूर में कुछ बदल गया था। सुमैया की हिम्मत कंटेजियस थी। डर अभी भी था, लेकिन अब उसमें शर्म और मोक्ष की इच्छा का एक पावरफुल सेंस मिक्स था। गांव धीरे धीरे अपनी लंबी कायरतापूर्ण नींद से जाग रहा था। इस सबटल कैंपेन का क्लाइमैक्स एक गांव की मीटिंग के दौरान आया। सुमैया बड़े बूढ़ों और पूरे गांव के सामने खड़ी होकर आखिरकार जुलेखा का नाम जोर से बोली। एक भूत की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक भयानक अपराध की विक्टिम के रूप में। उसने सीधे तीनों आदमियों का सामना किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। उसके पास ट्रेडिशनल सेंस में कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी, और उसने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के विश्वास के साथ बोला जिसने इसे जुलेखा की मेमोरीज के माध्यम से जिया था। आदमियों ने सब कुछ डिनाई कर दिया। उनके चेहरे गुस्से और डर से पीले थे, लेकिन उनके डिनायल उस कलेक्टिवली मेमोरी के खिलाफ कमजोर थे जिसे सुमैया ने जगाया था। गांव अब बंट गया था और एक अंतिम टकराव के लिए स्टेज सेट था।
पारुल दादी ने ऐलान किया कि आने वाली अमावस्या की रात ही जुलेखा को आजाद करने की रस्म अदा करने का एकमात्र समय था। वो अपार आध्यात्मिक शक्ति की रात थी, एक ऐसी रात जब दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता था। प्लान 2 हिस्सों में था, जुलेखा को उचित विदाई देना और उसके हत्यारों को अपने अपराध का सामना करने के लिए मजबूर करना। पूरा गांव डर और उम्मीद के मिश्रण से भरा हुआ था। कई लोगों ने सुमैया का साथ देने का फैसला किया। उनका अपराध बोध आखिरकार उनके डर से ज्यादा हो गया था। शाम ढलते ही वे पुराने सील किए हुए कुएं के पास जमा हो गए। हाथों में लालटेन लिए हुए थे जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक टिमटिमाती डिफायंट रोशनी डाल रहे थे। जैसे ही चांद आसमान से गायब हुआ, पारुल दादी ने रस्म शुरू की। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाज एक हिप्नोटिक रिदम के साथ ऊपर नीचे होती रही। उन्होंने जुलेखा का नाम पुकारा, एक खोई हुई आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि गांव की एक बेटी के रूप में जिसे शांति का हाकू था। हवा भारी और ठंडी हो गई। एक हवा अचानक साफ जगह से गुजरी, कई लालटेन बुझा दी और बची हुई लपटों को तेजी से नचाने लगी। हवा में एक हल्की रोने की आवाज फैल गई, वही आवाज जो सुमैया ने इतनी बार सुनी थी। लेकिन इस बार यह सिर्फ उसे ही नहीं सुनाई दी, पूरे गांव को सुनाई दी। यह एक सामूहिक अनुभव था, एक साझा दुख। उसी क्षण तीनों आदमी एक ऐसी शक्ति से खींचे हुए जिसे वे रोक नहीं सकते थे, या शायद अपनी ही दोषी जिज्ञासा से घटनास्थल पर पहुंचे। उनका इरादा रस्म को बाधित करना और अपनी अथॉरिटी को फिर से स्थापित करना था। लेकिन जैसे ही वे रोशनी के घेरे में आए, माहौल बदल गया। रोना तेज हो गया, शुद्ध पीड़ा और घूंसे की चीख में बदल गया, जो कुएं से ही आता हुआ लग रहा था। कुएं को ढंकने वाला भारी लकड़ी का तख्ता तेजी से कांपने लगा। फिर एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ वो टूट गया। 20 साल में पहली बार कुएं का गहरा खुला मुंह दिखाई दिया। कुएं के अंधेरे से एक चमकती इथीरियल आकृति उठने लगी। वो एक यंग लेडी की आकृति थी। उसका शरीर पारदर्शी और हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। वो जुलेखा थी। उसका चेहरा राक्षसी गुस्से से नहीं, बल्कि एक अपार, दिल दहला देने वाली उदासी से भरा हुआ था। उसने गांव वालों को नहीं देखा। उसकी दुखी आंखें सिर्फ उसके 3 हत्यारों पर टिकी थी। वे डर से जमे हुए खड़े थे, हिलने में असमर्थ थे। उनके चेहरे शुद्ध हॉरर के एक मुखौटे में विकृत थे, क्योंकि उस औरत की आत्मा जिसे उन्होंने मार डाला था, आखिरकार उनका सामना कर रही थी, सपने में नहीं, बल्कि इस पवित्र रात की भयानक रियलिटी में। जुलेखा की आत्मा ने उन आदमियों को नहीं छुआ। उसे छूने की जरूरत नहीं थी, उसकी प्रेजेंस ही काफी थी। उसने एक ट्रांसपेरेंट हाथ उठाया और उनमें से हर एक पर इशारा किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, गांव वालों ने अपने ही दिमाग में विजन्स देखे। उन्होंने धोखा देखा, उन्होंने संघर्ष देखा, उन्होंने जुलेखा की दया के लिए की गई दलीलों को सुना, और उन्होंने उसे कुएं में धकेलने के अंतिम, दिल दहला देने वाले कदम को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे जुलेखा अपने आखिरी पल सबके साथ शेयर कर रही थी। उन्हें वो गवाह बनने के लिए मजबूर कर रही थी, जो उन्हें 20 साल पहले होना चाहिए था। सच्चाई कच्ची और अनडिनाइबल सबके सामने आ गई। स्पेक्ट्रल विजन्स और अपने अपराध बोध के भारी बोझ से ओवरवेल्म होकर तीनों आदमी पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, डर भरे शब्दों के सैलाब में अपना अपराध कबूल किया। उन्होंने सब कुछ कबूल किया, झूठ, क्रूरता, हत्या। उन्होंने अपनी ही स्किन को खरोंचा, जैसे अपने कर्मों की याद मिटाने की कोशिश कर रहे हो। एक आदमी पागलपन में अंधे जंगल में अंधाधुंध भाग गया। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहीं, जब तक कि वे मिट नहीं गए। दूसरे 2 जमीन पर गिर गए, रोते हुए और माफी मांगते हुए, जिसे वे जानते थे कि उन्हें कभी नहीं मिलेगी। न्याय कानून द्वारा नहीं, बल्कि एक आत्मा द्वारा दिया गया। आखिरकार कुलसिंदुर में आ गया था। जैसे ही कन्फेशन हवा में भर गई, जुलेखा का इथीरियल रूप बदलने लगा। उसके चेहरे पर गहरा दुख धीरे धीरे नरम पड़ गया। उसकी जगह शांत सुकून ने ले ली। उसकी प्यास आखिरकार बुझ गई। उसने अपनी नजर सुमैया की ओर की, और एक पल के लिए उसकी अभिव्यक्ति अपार कृतज्ञता की थी। 2 अलग अलग दुनिया की लड़कियों के बीच एक खामोश शुक्रिया अदा किया गया। फिर उसका रूप और ज्यादा से ज्यादा चमकदार होता गया, जब तक कि वो हजारों छोटे छोटे प्रकाश के कणों में घुल नहीं गया, जो तारे रहित आकाश में ऊपर तैरने लगे। आखिरकार दुख और अन्याय के सांसारिक बंधनों से आजाद हो गए। जैसे ही आखिरी चिंगारी गायब हुई, गांव में एक गहरी खामोशी छा गई। लेकिन वो डर की खामोशी से अलग थी। वो शांति की खामोशी थी, क्लोजर की। वो भारी दमनकारी माहौल जो कुलसिंदुर को 2 दशकों से घोंट रहा था, वो हट गया था। हवा हल्की, साफ महसूस हो रही थी। रोना गायब हो गया था। कुछ घंटों बाद जो सुबह हुई, वो इतनी चमकदार लग रही थी जितनी गांव वाले याद कर सकते थे। ये कुलसिंदुर के लिए एक नए युग की सुबह थी, जो पश्चाताप के आंसुओं और एक लंबे समय से पीड़ित आत्मा की मुक्ति से साफ हो गई। बचे हुए 2 अपराधियों को अधिकारियों को सौंप दिया गया। उनकी किस्मत एक कन्फेशन से सील हो गई, जिसे कोई नकार नहीं सकता था। आने वाले हफ्तों में कुलसिंदुर बदल गया।
जुलेखा की कहानी अब डराने वाली भूत की कहानी नहीं रह गई, बल्कि हिम्मत और न्याय की एक ऐसी लेजेंड बन गई जिसे याद रखा जाना था। गांव वाले अपने साझा अनुभव से एकजुट होकर उसकी याद का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने पुराने कुएं को फिर से खोला, हॉरर की जगह के रूप में नहीं, बल्कि याद करने की जगह के रूप में। उन्होंने जुलेखा के लिए एक उचित मेमोरियल सर्विस रखी, उसे वो विदाई दी जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिली थी। कुएं के पास उन्होंने एक सुंदर शापला फूलों का बगीचा लगाया और एक छोटा सिंपल पत्थर का स्मारक बनाया। उस पर एक ही इंस्क्रिप्शन थी, जुलेखा, एक बेटी जिसे याद किया गया, एक आत्मा जिसे शांति मिली। सुमैया अपनी स्कूल गर्ल की लाइफ में लौट आई, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल गई थी। डर चला गया था, उसकी जगह एक शांत शक्ति और गहरी एम्पैथी ने ले ली थी। उसे अब रात से डर नहीं लगता था। हवा में फुसफुसाहटें अब जेंटल लोरी की तरह लगती थी। वो अक्सर मेमोरियल पर जाती थी, कुएं के पास बैठती थी, शांति और उस लड़की से एक गहरा कनेक्शन महसूस करती थी, जिसकी कहानी को उसने सामने लाने में मदद की थी। रीना के साथ उसकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत थी, जो साझा डर और आखिरी जीत के बंधन में बनी थी। गांव में लाइफ धीरे धीरे एक नई नॉर्मल में लौट आई, जो ईमानदारी और हिम्मत पर बनी थी। उन तीनों आदमियों की किस्मत उनके अपराधों की एक भयानक और लास्टिंग याद दिलाती थी। जो जंगल में भाग गया था वो कभी नहीं मिला, वो अपनी ही एक कॉशनरी टेल बन गया। बाकी दो को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी सजा जेल की सलाखों से भी आगे बढ़ती हुई लगती थी। कहा जाता था कि वे बुरे सपनों से हांटेड थे, अपने जागते पलों में हमेशा जुलेखा की उदास आंखें देखते थे। न्याय ने उन्हें इस दुनिया में ढूंढ लिया था और ऐसा फुसफुसाया जाता था, अगली दुनिया में भी उनका पीछा करेगा। गांव वालों को इसमें एक अजीब संतोष मिला, एक ऐसा एहसास कि न्याय का तराजू सचमुच और पूरी तरह से संतुलित हो गया था। कुलसिंदूर आखिरकार शांति में था, लेकिन उसके रहस्य की याद एक सबक के रूप में बनी रही। गांव अब अन्याय के बारे में चुप नहीं था। बच्चों को जुलेखा की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई बोलने के महत्व को सिखाने के लिए सुनाई जाती थी। कभी कभी एक शांत शाम को जब सुमैया पुराने बांस के जंगलों से गुजरती थी, तो उसे एक हल्की ठंडी हवा महसूस होती थी। उसके कंधे पर एक फ्लीटिंग स्पर्श। ये डरावना नहीं था, ये एक शांत शुक्रिया जैसा लगता था, एक आभारी आत्मा की फुसफुसाहट। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन जादू का एक स्पर्श, दुनिया के बीच कनेक्शन का एक एहसास कुलसिंदूर की हवा में बना रहा।